हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल हेलो टीचर में। आज के वीडियो में हम लेके आए हैं सीटीईटी की जो एग्ज़ाम होने वाले है उस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज़ हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और ये जो सीरीज़ रहेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। बस आपसे इतनी विनती रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और जिनको ज़रूरत है उनके पास ये वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और कौन से सब्जेक्ट पे आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, सीटीईटी जो एग्ज़ाम होने वाले सीटीईटी का जो लॉन्ग फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, तो इसका जो पेपर होने वाला है उसके लिए हम एमसीक्यू सीरीज लेके आए हैं। और जो कि आपका पेपर पैटर्न रहेगा, और पैटर्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो अभी हम ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए चलो डायरेक्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, दो लैंग्वेज में क्वेश्चन रहेगा, एक हिंदी में रहेगा और एक इंग्लिश में रहेगा। तो अगर आपको हिंदी का क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आपको क्वेश्चन को इंग्लिश में रीड कर लेना है, क्योंकि फाइनल जो रहेगा इंग्लिश का क्वेश्चन ही फाइनल माना जाएगा। उसमें अगर कोई मिस्टेक होती है तो फिर हिंदी में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आपको क्वेश्चन को जो है इंग्लिश में एक बार रीड कर लेना है। मैं यहाँ पे आपको हिंदी में पढ़ के बताऊँगा, बाकी अगर आपको हिंदी से कुछ प्रॉब्लम लगता है तो आप इंग्लिश में रीड कर लेना, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में अगर पढ़ते रहेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सब्जेक्ट कोड दिया गया, क्वेश्चन ID नंबर 1 दिया गया है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि जैविक रिक्त स्थान योग्यताएँ जैसे कि चलना के रिक्त स्थान के माध्यम से हासिल हो सकते हैं। जैविकीय योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया इसका प्राथमिक परिवेश के साथ आनंददायी अंतक प्रक्रिया, द्वितीयक स्पष्ट अनुच्छेदन। प्रश्न क्रमांक जो 1 है थोड़ा समझने में आपको हार्ड जाएगा, लेकिन अगर आपको इसको रिपीट करते रहेंगे तो जो आपके पढ़ने के लिए और समझने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएंगी, और आपको जो आंसर चूज़ करने की जो क्षमता है रट के अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि जैविकीय रिक्त स्थान दिया गया है कि जैविकीय डैश योग्यताएं जैसे कि चलना डैश के माध्यम से हासिल हो सकती है। जैविकीय डैश योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। और इसमें जो ऑप्शन क्रमांक 1 में दिया गया है प्राथमिक परिवेश के साथ आनंददायी अंत प्रक्रिया और द्वितीय स्पष्ट अनुच्छेदन। ठीक है, ऑप्शन क्रमांक 2 में दिया गया है द्वितीय परिवेश के साथ आनंददायी अंत क्रियाएँ प्राथमिक स्पष्ट अनुच्छेदन। ठीक है, तो जहाँ पे कॉमा दिया गया है उस कॉमा को एक मतलब 4 रिक्त स्थान दिए हुए, 4 रिक्त स्थान में आपको बराबर से भर लेना है ताकि ये सेंटेंस पूरा हो जाए। को इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 है प्राथमिक कॉमा स्पष्ट अनुच्छेदन द्वितीयक स्वयं निर्देशित अभ्यास। और क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर 4 में दिया है द्वितीयक स्पष्ट अनुच्छेदन की विलक्षणता प्राथमिक स्पष्ट अनुच्छेदन। ठीक है, तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से आपको एक करेक्ट आंसर चूज़ कर लेना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। मतलब जैसे कि अपन सेंटेंस बनेगा अपना, वो सेंटेंस को अपन देख लेते हैं। तो इसमें सेंटेंस ऐसा बनेगा कि जैविकीय, इसके बाद जो रिक्त स्थान आएगा उसमें आएगा प्राथमिक, जैविकीय प्राथमिक योग्यताएं जैसे कि चलना। इसके बाद जो दूसरे रिक्त स्थान में आएगा वो परिवेश के साथ आनंददायी अंतक्रियाएँ ये आएगा। ठीक है, पहले में आएगा प्राथमिक, दूसरे में आएगा पर्यवेक्षी के साथ आनंददायी अंतक्रियाएँ, तीसरे में आएगा द्वितीयक और चौथे में आएगा स्पष्ट अनुच्छेदन। ठीक है, तो ये क्रम आपको समझ में आ गया होगा कि जैविकीय प्राथमिक योग्यताएं जैसे कि चलना परिवेक्ष के साथ आनंददायी अंतक्रिया के माध्यम से हासिल हो सकते हैं। जैविकीय द्वितीयक योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए स्पष्ट अनुच्छेदन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपन प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ID क्रमांक 2 है और जिसका क्वेश्चन है विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो आपको चुनना है। तो ऑप्शन नंबर A में दिया है विकास पूर्ण रूप से केवल आनुवांशिकता का ही परिणाम है। ऑप्शन क्रमांक 2 में दिया गया कि विकास का क्रम विशिष्ट से
सामान्य की ओर होता है, ऑप्शन क्रमांक 3 में दिया गया है। विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है, और ऑप्शन क्रमांक 4 में जो दिया गया है कि विकास सिर से पाँव की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्रमांक 2 है, ये क्वेश्चन समझने में इजी है। तो विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब विकास सिर से पाँव की ओर बढ़ता है। तो विकास के संदर्भ में जो कथन सही है वो कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन क्रमांक 4 का कथन सही हो जाएगा, विकास सिर से पाँव की ओर बढ़ता है, ये राइट आंसर है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का कारक संस्था है? क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर लेता हूँ कि प्राथमिक कक्षा के बच्चे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का कारक या संस्था है? इसमें ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है निकटतम परिवार, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है सांस्कृतिक धारणाएं, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है धार्मिक संगठन, और ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है मुद्रित संचार माध्यम। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब ऑप्शन नंबर ए मतलब निकटतम परिवार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निकटतम परिवार। प्राथमिक कक्षा बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का कारण या संस्था है? तो निकटतम परिवार है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 रहने वाला है, क्वेश्चन ID 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन दिया गया है कि जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं? क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जीन पियाजे एक जो सिद्धांत मांडा है जीन पियाजे के नामक एक व्यक्ति ने, उनके सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं? इसमें ऑप्शन नंबर 1 में दिया है संवेदी या गस्तात्मक, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है मूर्त संक्रियात्मक, और ऑप्शन नंबर 4 में दिया है औपचारिक संक्रियात्मक। तो क्वेश्चन नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 मतलब मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको बार बार देखते रहना है, एक बार आप देखने में आपको ये आंसर और क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, बार बार देखोगे तो समझ में आ जाएंगे। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन ID 5 है। जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे कौन है आपको समझ में आ गया होगा कि जीन पियाजे जो है इसने एक सिद्धांत एक थ्योरी बांधी है। उस थ्योरी के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में भावों का लगातार सम्मिलित करने के लिए प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीम में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया है समावेशन, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है समायोजन, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है वर्गीकरण, और ऑप्शन नंबर 4 में दिया है संकल्पना निर्माण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 मतलब समायोजन। ठीक है, तो जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीम में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को समायोजन कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है? ऑप्शन क्रमांक 1 में दिया गया है B.F. स्किनर द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद का सिद्धांत। तो इसमें से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रतिपादित व्यवहारवाद का सिद्धांत किसका है? तो देखिए, प्रतिपादित व्यवहारवाद का जो सिद्धांत है B.F. स्किनर का है, यह आपको ध्यान में रखना है। अभी इस क्वेश्चन में आया है करके मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है कि प्रतिपादित व्यवहारवाद का सिद्धांत का नाम जो भी है, प्रतिपादित व्यवहारवाद का सिद्धांत किसका है? तो वो है B.F. स्किनर का। या क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि B.F. स्किनर ने कौन सा सिद्धांत लागू किया है? तो वो क्या है? प्रतिपादित व्यवहारवाद का सिद्धांत। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत। तो लॉरेंस कोहलबर्ग जो है इसका जो सिद्धांत रहेगा
वो सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत। और नैतिक विकास का सिद्धांत किसका है ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है वो लॉरेंस कोहलबर्ग का है। और ये भी पूछा जा सकता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत कौन सा है, तो ये नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद का जो है ऑप्शन नंबर 3 है लेव वायगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो ये भी इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है कि लेव वायगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसका है, तो वो है लेव वायगोस्की का। और इसका जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि लेव वायगोस्की का कौन सा सिद्धांत है, वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। ठीक है, इसके बाद जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषक सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषक सिद्धांत, तो इसमें भी क्वेश्चन वही बनेगा सेम कि मनोविश्लेषण सिद्धांत किसका है, तो सिगमंड फ्रायड का है। और सिगमंड फ्रायड का कौन सा सिद्धांत है, तो मनोविश्लेषण का सिद्धांत है। ठीक है, तो ये ऐसे 4 ऑप्शन दिए हैं। चारों ऑप्शन में आपको 8 प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और इसमें जो क्वेश्चन बना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 मतलब लेव वायगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक का जो सिद्धांत है वो वाद विवाद को बहुत महत्व देता है। ठीक है, किसका सिद्धांत, लेव वायगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देखकर उसके अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है। लेव वायगोस्की के सिद्धांत में इसे क्या कहा गया है। ठीक है, एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देखकर उसके अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है। लेव वायगोस्की सिद्धांत में इसे कहा गया है। तो सबसे पहले जो कि मैंने आपको बताया कि लेव वायगोस्की का सिद्धांत तो कौन सा है वो आपको ध्यान में रखना है। तो लेव वायगोस्की का जो सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो क्वेश्चन बना है इस सिद्धांत के ऊपर, तो ये क्वेश्चन हमने अभी देखा कि एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देखकर उसके अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेते हैं। लेव वायगोस्की का सिद्धांत में इसे क्या कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अनुकरण, बी में दिया है अनुकूलन, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है पाठ और ऑप्शन नंबर 4 में दिया है आत्मसातकरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मतलब पाठ हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर पाठ हो जाएगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चा एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चा एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है। और इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 दिया है परिकल्पित स्थितियाँ, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है कागज कलम आधारित परीक्षा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है चित्रकला और ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है रिपोर्ट कार्ड। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चे वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया जाता गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मतलब परिकल्पित स्थितियाँ। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा परिकल्पित स्थितियाँ। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चे वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए जिस तत्व का उपयोग किया वो है परिकल्पित स्थितियाँ। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं। जो कि रचनावाद का समर्थन करते हैं वो समर्थन करने वाले लोग किसे महत्व देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है सांस्कृतिक रूप से अनुत्तरदायी शिक्षण शास्त्रीय प्रतिविधियों को, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा करने को, और ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है चिंतन के अभिसारी तरीकों को। तो रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि बुद्धि लब्धि जिसे IQ कहते परीक्षण की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि वे, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है कि बुद्धि को विभिन्न क्षमताओं के एक समूह के रूप में मानते हैं, ऑप्शन क्रमांक 3 में दिया गया है परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित को नज़रअंदाज करते हैं, और ऑप्शन नंबर 4 में दिया है स्मृति
तर्क और मौखिक कौशल्यों के मापन में सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हैं। तो बुद्धि लय परीक्षणियों को आलोचना इसलिए की जाती है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है तो वो हो जाता है ऑप्शन क्रमांक 4, स्मृति, तर्क और मौखिक कौशल्यों के मापन में सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हैं, इसलिए बुद्धि लब्धि जो होते हैं IQ लोग, उनके परीक्षणों को आलोचना इसलिए की जाती है। ठीक है, इसके बाद जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा, भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से भाषा और विचार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, जीन पियाजे ने प्रास्ताविक किया है कि भाषा संज्ञान में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है कि लेव वायगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा का चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ऑप्शन क्रमांक 3 में दिया है कि जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि चिंतन करना भाषा को सिखाने पर निर्भर करता है। और ऑप्शन क्रमांक 4 में दिया गया है कि लेव वायगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा चिंतन को सुधारित करती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वो हो जाएगा लेव वायगोस्की ने प्रचारित किया है कि भाषा चिंतन को सुधारित करती है। इसके बाद का जो क्वेश्चन रहेगा, अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 12, जेंडर प्रमुख रूप से एक रिक्त स्थान दिया गया निर्मित है। जेंडर प्रमुख रूप से एक डैश निर्मित है। इसका जो करेक्ट आंसर दिया गया है, मतलब इसमें जो ऑप्शन क्रमांक दिए गए हैं वो है ऑप्शन क्रमांक 1 में जैविक, ऑप्शन क्रमांक 2 में दिया गया है सामाजिक, ऑप्शन क्रमांक 3 में दिया गया है चिकित्सक और ऑप्शन क्रमांक 4 में दिया गया है यादृच्छिक। तो क्वेश्चन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक 1 हो जाएगा। ऑप्शन क्रमांक 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब जैविक हो जाएगा। ठीक है, तो जैविक जेंडर प्रमुख रूप से एक जैविक निर्मित है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन क्रमांक 13 है। क्वेश्चन क्रमांक 13 में दिया गया है अभिकथन ए, तो विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए। और तर्क दूसरा दिया है, एक अभिकथन दिया और उसका तर्क दिया गया है। तो तर्क में क्या दिया गया है कि मानकीकृत पाठ्यचर्या सभी प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखती है, ये सही विकल्प चुनना है। इसलिए सही विकल्प चुनना है। पहले अभिकथन दिया है पहले सेंटेंस में, तो उसमें अभिकथन ये दिया गया है कि विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए। और इसका जो तर्क दिया गया है कि मानकीकृत पाठ्यचर्या सभी प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको जो ऑप्शन सही लगता है उसको चुनना है। इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है ए और आर दोनों सही है, और आर ये की ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन क्रमांक 1 में दिया है कि ये और आर दोनों सही है और आर ये की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन क्रमांक 2 में दिया है कि ये और आर दोनों ही सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन क्रमांक 3 में दिया है कि ये सही है लेकिन आर गलत है। और ऑप्शन क्रमांक 4 में दिया गया है ये और आर दोनों गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक 4। ऑप्शन क्रमांक 4 मतलब ए और आर दोनों गलत है। ऊपर जो दोनों कथन दिए गए, एक पहला कथन और उसका जो तर्क दिया है, ये दोनों क्या है, गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक 4 हो जाएगा, मतलब ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन क्रमांक 14 रहेगा। क्वेश्चन क्रमांक 14 में दिया गया है क्वेश्चन क्रमांक 14 में दिया गया है कि रचनात्मक आकलन। ऑप्शन क्रमांक ए में दिया गया 1 में दिया गया 17 के अंत में किया जाता है। रचनात्मक आकलन कब किया जाता है, ये ऐसा क्वेश्चन है। तो रचनात्मक आकलन कब किया जाता है, ऑप्शन क्रमांक ए में दिया 17 के अंत में किया जाता है। ऑप्शन क्रमांक 2 में दिया गया है कि केवल मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम द्वारा किया जाता है। ऑप्शन क्रमांक 3 में दिया गया है समूचे शिक्षण अधिगत प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। और ऑप्शन क्रमांक 4 में दिया गया है केवल एक विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक 3, मतलब समुचित शिक्षण अधिगत प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रचनात्मक आकलन कब किया जाता है, तो समुचित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। और ये IMP क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन क्रमांक 15 है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उकागम के द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है।
निम्नलिखित में से कौन से उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है? ऑप्शन क्रमांक 1 में दिया गया है बंद अंत वाले तथ्य आधारित प्रश्न पूछना। ऑप्शन क्रमांक 2 में दिया गया है परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थी को सहयोग देना। ऑप्शन क्रमांक 3 में दिया गया है अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देना। और ऑप्शन क्रमांक 4 में दिया गया है केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा पढ़ाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का, वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 मतलब परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थी के सहयोग देना। ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि अनुसूचित जनजाति मतलब जिसे आप एसटी कहते हैं, अनुसूचित जनजाति जो कि एसटी होते हैं, जिसे एसटी कहा जाता है, शेड्यूल ट्राइब जिसे कहा जाता है, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि ऑप्शन क्रमांक 1 में दिया है प्रमुख समूह द्वारा पसंद किए जाने वाली भाषा में पढ़ाया जाए। ऑप्शन क्रमांक 2 में दिया गया उसके सांस्कृतिक ज्ञान और अनुभव की अनदेखी किया जाए। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्री को उपलब्ध करवाया जाए। और ऑप्शन क्रमांक 4 में दिया है विद्यालय और उनके समुदाय के बीच सामाजिक दूरी कायम रखी जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन क्रमांक 16 का ऑप्शन क्रमांक 3 हो जाएगा। मतलब उनकी अपनी स्थानीय भाषा में पढ़ाई गई शैक्षिक सामग्री को उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक 3 हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि डिस्लेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया लंबे निबंध लिखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया बहुत विकसित शब्दावली का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है पठन सामग्री को बहुत आसानी से समझते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है पढ़ने के लिए अनुत्सुक होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। डिस्लेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी जो होते हैं, क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मतलब पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 18 है। क्वेश्चन क्रमांक 18 है निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को समावेशन में कौन सा एक बाधक बनाता है? और ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया रिकॉर्ड की गई श्रव्य सामग्री। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें। ऑप्शन क्रमांक 3 में दिया गया दृश्यात्मक सहायक सामग्री के मौखिक विवरण। और ऑप्शन क्रमांक 4 में दिया गया लिखित या मुद्रित सामग्री। तो निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को समावेशन के कौन एक बाधक बनाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा लिखित या मुद्रित सामग्री। ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 19 है। और क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या ध्यान भावन एवं अति सक्रियता विकार से संबंधित है? निम्नलिखित में से क्या ध्यान भाव एवं अति सक्रियता विकार से संबंधित है? ऑप्शन क्रमांक 1 में दिया उच्च अवधान अवधि। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है दृढ़ आवेगशीलता। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है निम्न स्तरीय क्रियाशीलता। और ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया सुनने के लिए विस्तारित धैर्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब उच्च अवधान अवधि। ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि प्रतिभाशाली बच्चों की एक प्रमुख विशेषता होती है। तो प्रतिभाशाली जो बच्चे उनकी एक प्रमुख विशेषता होती है वो कौन सी होती है? ऑप्शन क्रमांक 1 में दिया है एक उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता। ऑप्शन क्रमांक 2 में दिया गया रचनात्मक की कमी। ऑप्शन नंबर 3 में दिया बाधित संप्रेषण कौशल्य। और ऑप्शन क्रमांक 4 में दिया है दूसरे के विचारों को नकल करने की प्रवृत्ति। तो प्रतिभाशाली बच्चों की एक प्रमुख विशेषता जो होती है तो वो विशेषता होती है ऑप्शन क्रमांक 1। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता। तो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनमें जो होते हैं उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता होती है और यही उनकी विशेषता होती है। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में एक अभिकथन दिया गया। तो एक शिक्षक को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उसे सबद्ध एवं संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। और इसका जो तर्क दिया है वो है सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, सिखाना।
सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। तो इसमें से जो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर 1 में ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन क्रमांक 3 में दिया गया कि ये सही है लेकिन आर गलत है, और ऑप्शन क्रमांक 4 में दिया गया ए और आर दोनों गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक 3 हो जाएगा। ऑप्शन क्रमांक 3 मतलब ये सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये सही है लेकिन आर गलत है। तो इसमें सही क्या है, तो सही है एक शिक्षक को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उसे सबद्ध एवं संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। ये जो अभी कथन दिया ये सही कथन है, ये राइट है। लेकिन ये जो दिया गया तर्क इसका कि सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, ये जो कथन दिया गया है मतलब ये तर्क जो दिया गया है ये रॉन्ग है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है, ये सही है लेकिन आर गलत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया कि संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया निर्माण करने में सक्षम लेकिन विवेचना करने में असक्षम है। ऑप्शन क्रमांक 2 में दिया गया निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में असक्षम है। ऑप्शन क्रमांक 3 में दिया गया विवेचना करने में सक्षम पर निर्माण करने में असक्षम है। और ऑप्शन क्रमांक 4 में दिया है न तो निर्माण में और न ही विवेचना करने में सक्षम है। संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक 2 हो जाएगा, मतलब निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में सक्षम है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक 2 हो जाएगा, निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में सक्षम है, ठीक है। संज्ञान के समकालीन सिद्धांत के अनुसार स्मृति जो है निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में सक्षम है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को डैश शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है बाल केंद्रित, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है परीक्षा केंद्रित, ऑप्शन क्रमांक 3 में दिया है शिक्षक केंद्रित और ऑप्शन क्रमांक 4 में दिया है पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाल केंद्रित, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अधिगत दिशा निर्देशों के लिए कौन सा सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से अधिगत दिशा निर्देशों के लिए कौन सा सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन क्रमांक 1 में दिया गया है सहभागिता के बहुविध साधन, ऑप्शन क्रमांक 2 में दिया गया है भेदभाव के बहुविध तरीके, ऑप्शन क्रमांक 3 में गया है प्रतिनिधित्व के बहुविध साधन और ऑप्शन क्रमांक 4 में दिया गया है अभिव्यक्ति के बहुविध तरीके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मतलब भेदभाव के बहुविध साधन, ठीक है। निम्नलिखित में से अधिगम दिशा निर्देशों के लिए कौन सा सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक 2, भेदभाव के बहुविध साधन। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्रमांक 25 है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ऑप्शन क्रमांक 1 में दिया गया है अनुरूपात्मक चिंतन, ऑप्शन क्रमांक 2 में दिया गया है कार्यात्मक स्थिरता, ऑप्शन क्रमांक 3 में दिया गया है प्रतिक्रियाओं का समुच्चय, ऑप्शन क्रमांक 4 में दिया गया अभिसारी चिंतन। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन क्रमांक 2 हो जाएगा, मतलब कार्यात्मक स्थिरता, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कार्यात्मक स्थिरता। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है कि अभिकथन दिया गया है इसमें, और अभिकथन यह है कि विद्यालय आने से पूर्व छोटे बच्चों में अपने परिवेश की समझ बनाने के सहज सिद्धांत मौजूद होते हैं। और इसका जो तर्क दिया गया है कि इस प्रकार की समझ पूरी तरह से आंतरिक है और उसके अनदेखी करनी चाहिए। तो इसमें से जो सही विकल्प रहेगा आपको चुनना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में दिया गया है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन क्रमांक 2 में दिया गया है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन क्रमांक 3 में दिया गया है ये सही है लेकिन आर गलत है। और ऑप्शन क्रमांक 4 में दिया गया है कि ए और आर दोनों गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक 2 हो जाएगा। ऑप्शन क्रमांक 2 मतलब ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है।
इसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 27 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो भावनाएं होती है उनके बारे में निम्नलिखित में से कथन जो सही नहीं है वो सही नहीं कथन चुनना है आपको। ऑप्शन क्रमांक 1 में दिया है भावनाएं कौशल्य को प्रकमित करते वाली सूचना को प्रभावित करती है। ऑप्शन क्रमांक 2 में दिया गया है भावनात्मक विकास परिवेशीय कारकों से प्रभावित होता है। ऑप्शन क्रमांक 3 में दिया गया है कि भावनाएं और संज्ञान दोनों अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र है। और ऑप्शन क्रमांक 4 में दिया गया है भावनाएं अधिगत के लिए अभिप्रेरणा को प्रभावित करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मतलब भावनाएं अधिगम के लिए अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो चुनना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भावनाएं अधिगम के लिए अभिप्रेरणा को प्रभावित करती है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन क्रमांक 28 है, 28 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है रुचि, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है स्पष्टता के लिए चाहत और ऑप्शन नंबर 4 में दिया है पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेत का उदाहरण नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना। तो पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना जो है वो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, बाकी जो जिज्ञासा हो गई, रुचि हो गई और स्पष्टता के लिए चाहत हो गई, ये अभिप्रेरणा के उदाहरण है। लेकिन जो उदाहरण नहीं है वो है पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा। सीखना और अधिक प्रभावी होता है जब सीखना अधिक प्रभावी होता है जब तो सीखना अधिक प्रभावी कब होता है। ऑप्शन क्रमांक 1 में दिया गया है कि विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभव के साथ जोड़ा जाए। ऑप्शन क्रमांक 2 में दिया है पठन सामग्री बहुत ही अमूर्त एवं जटिल हो। ऑप्शन क्रमांक 3 में दिया गया है विषय वस्तु को असंबद्ध रूप से टुकड़ों में पढ़ाया जाए और ऑप्शन क्रमांक 4 में दिया गया है पूर्व ज्ञान से संबद्धता स्थापित न की जाए। तो सीखना अधिक प्रभावी होता है तो कब होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मतलब विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभव के साथ जोड़ा जाए। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है कि एक अनुकूल ब्रैकेट में दिया गया है समर्थित एक अनुकूल सीखने का वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक अनुकूल सीखने का वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन क्रमांक 1 में दिया है कि विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन क्रमांक 2 में दिया गया है कि विद्यार्थियों से बेहद कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए। ऑप्शन क्रमांक 3 में दिया गया है महारत उन्मुक्त प्रतिपुष्टि देने से बचना चाहिए और ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है विद्यार्थियों को कोई स्वायत्तता नहीं देनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मतलब विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आईएमपी टिक मार्क करके रख दीजिए। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है, तो यहाँ से जो मैथ का आपका जो भाग चालू हो जाएगा, यहाँ से चालू हो जाएगा मैथ। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा यहाँ से, तो चलो स्टार्ट करते, कोई दिक्कत नहीं। 168 मीटर लंबी एक रस्सी को 9.13 mm लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा गया है। तो इस प्रकार बने रस्सी के कितने टुकड़े प्राप्त होते हैं। ठीक है, 168 मीटर लंबी एक रस्सी को 9.1/3 में लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा गया है। तो इस प्रकार बने रस्सी के लिए कितने टुकड़े प्राप्त होंगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 16, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है 17, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है 18 और ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है 19। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकलेगा वो निकलेगा ऑप्शन क्रमांक 3, मतलब 18 निकलेगा। तो ऑप्शन क्रमांक 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे 18 कैसे निकलेगा, इसके लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 168 मीटर को जो है आपको 9.13 से क्या करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद इसका आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 32 रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 भी एक मैथ का क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ से जो आपका मैथ के आंसर क्वेश्चन आंसर यहाँ से चालू हो गए हैं। 30 क्वेश्चन आपके इससे पहले सामाजिक अध्ययन के हो गए हैं। तो क्वेश्चन आईडी जो रहेगी 32 रहेगी, क्वेश्चन क्रमांक 32 रहेगा। क्वेश्चन क्रमांक 32 में दिया गया है
ऑप्शन इन ब्रैकेट क्ले प्लस पी फ्रॉम द फॉलोइंग एडिशन। तो इसमें जो आपको स्क्रीन पे देख रहा है ये एडिशन करना है और इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर आपको निकालना है। तो इसका जो आंसर निकलता है वो आंसर निकलता है 3 नंबर का, मतलब ऑप्शन नंबर 3 का 16 निकलता है। ठीक है, अभी इसका जो एडिशन करने में का कैसे किया जाता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर इस वीडियो में बताते रहा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसके जो भी मैथ के क्वेश्चन रहेगा अपन नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन क्रम आईडी जो है 33 है, क्वेश्चन क्रमांक 33 है और इसमें दिया गया है कि द एवरेज टेम्परेचर ऑफ 6 डेज इन इज 32 सेंटी The average temperature of 6 day is 32 centigrade if the temperature on first 5 of this day in was 31, 31.5, 32.5, 31 and 32, then the temperature in Celsius on the 6 day was। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकलेगा ऑप्शन क्रमांक 4 निकलेगा। ऑप्शन क्रमांक 4 इसका करेक्ट आंसर निकलेगा, मतलब 34। ये कैसे निकलेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको विश्लेषण के साथ बता दूंगा। ठीक है, तो ये जो की है ये एलसीएम लसावी मसावी के जो चैप्टर दिए गए, तो इसको अपन अभी आंसर देख लेते हैं और इसको फार्मूले के साथ अगले वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक्स और वाई के एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 42 और 120 के एचसीएफ का 4 गुना और 2 गुना है। यदि एक्स का मान 36 है तो वाई का मान क्या होगा? तो ये भी सही फार्मूला होता है इसका सॉल्व करने का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक 2 हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो रहेगा वो क्वेश्चन क्रमांक 35 रहेगा। तो क्वेश्चन क्रमांक 35 में दिया गया कि निम्नलिखित में से किसका मान सबसे कम है। तो इसको कैलकुलेशन के माध्यम से आपको निकालना पड़ेगा कि निम्नलिखित में से किसका मान सबसे कम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकलता है ऑप्शन क्रमांक 4 निकलता है। ऑप्शन क्रमांक 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन क्रमांक जो रहेगा 36 रहेगा। तो 36 इसका में दिया गया है कि श्वेता ने अपने जन्मदिन पर केक काटा, उसने आधा केक अपने 3 सहेली को दिया, इसका 1/4 भाग अपनी बहन के लिए तथा शेष अपने लिए रखा। थोड़ी देर में उसकी 2 सहेलियाँ आई और आ गई और उसने अपने हिस्से के केक के 3 बराबर हिस्से किए और तीनों से मिलकर खाया। तो उसने पूरे केक का कितना भाग खाया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक 2 हो जाएगा, मतलब 1/6। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन क्रमांक जो रहेगा 37 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 रहेगा। इसमें दिया गया कि 2 हाफ समकोण निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन क्रमांक 3 रहेगा कि 2 हाफ समकोण जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा। तो ये रहेगा ऑप्शन क्रमांक 3 225 डिग्री के बराबर। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन क्रमांक 38 रहेगा। ज्यामितीय आकारों माइनस समभुज त्रिभुज, ज्यामितीय आकारों समभुज त्रिभुज समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज आयत और वर्ग में से किन आकारों की 2 समपीय रेखाएं होती हैं। ठीक है, ज्यामितीय आकारों समबाहु त्रिभुज समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज आयत और वर्ग में से किन आकारों की 2 सममित रेखाएं होती है। और ऑप्शन क्रमांक 1 में दिया गया है कि समबाहु त्रिभुज तथा समांतर चतुर्भुज। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है समचतुर्भुज तथा समांतर चतुर्भुज। ऑप्शन क्रमांक 3 में दिया गया है आयत तथा समचतुर्भुज और ऑप्शन क्रमांक 4 में दिया गया है वर्ग तथा आयत। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन क्रमांक 4 रहेगा, वर्ग तथा आयत। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य आपको पूछा गया, उसका आंसर आपको बताना है। कथन नंबर 1 में दिया गया कि 2 दिन गए बिंदुओं से होकर जाती हुई अनेक रेखाएं हो सकती है। 2 दिए गए बिंदु से होकर जाती हुई अनेक रेखाएं हो सकती है। ऑप्शन क्रमांक 2 में दिया गया कि दिए हुए एक बिंदु से होकर जाती हुई केवल एक रेखा हो सकती है। ऑप्शन क्रमांक 3 में दिया गया 3 सौरेखीय बिंदु एक त्रिभुज नहीं बना सकते। और ऑप्शन क्रमांक 4 में दिया है कि 2 अधिक कोणों का योग सदैव एक प्रतिवर्ती कोण होता है। तो इसमें जो दिया गया ऑप्शन क्रमांक 1 में केवल 1 और 4 सही है। ऑप्शन क्रमांक 2 में गया केवल 2 और 3 सही है। ऑप्शन क्रमांक 3 में दिया केवल 3 और 4 सही है। ऑप्शन क्रमांक 4 में दिया है केवल 3 सही है।
है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक 4 हो जाएगा, मतलब केवल 3 सही है। ऑप्शन क्रमांक 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 3 सही है। 3 मतलब 3 सौरे के बिंदु एक त्रिभुज नहीं बना सकता, तो ये ऑप्शन सही है। बाकी के जो दिए गए कथन है सभी कथन गलत है। जैसे कि 2 दिन दिए गए बिंदुओं से होकर जाती हुई अनेक रेखाएं हो सकती है, तो ये कथन गलत है। तो ये कथन गलत कैसे है? तो देखिए 2 दिए गए बिंदु, एक ये बिंदु दिया गया और आपको एक ये बिंदु दिया गया है। इसमें से बिंदुओं से होकर जाती हुई मतलब ये 2 बिंदुओं को जोड़ने वाली जो रेखा होगी वो एक ही रेखा होगी, वो अनेक नहीं हो सकती, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो कथन दिया गया है, दिए हुए एक बिंदु से होकर जाती हुई केवल एक रेखा हो सकती है, तो ये कथन गलत इसलिए कि जैसे आपको ये बिंदु दिया गया है इसमें से अनेक रेखाएं जाती, आप चाहे जितनी रेखाएं यहाँ से खींच सकते, इसलिए ये कथन भी गलत हो गया है। इसके बाद जो कथन दिया गया है कि 3 नंबर का जो कथन दिया गया है कि 3 सौरेखीय बिंदु एक त्रिभुज नहीं बना सकता, तो ये कथन सही है। तो ये कथन सही क्यों है? तो ये कथन सही इसलिए है कि 3 सौरेखीय बिंदु मतलब एक रेखा में आने वाले, सौरेखीय मतलब एक रेखा में आने वाले बिंदु, जैसे कि 1, 2 और 3 ये बिंदु एक रेखा में है, तो ये एक त्रिभुज नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये इसको जोड़ेगा मतलब एक रेखा ही बनेगी। इसको त्रिभुज बनने के लिए इसको अलग अलग मतलब अलग अलग रेखा में रहना चाहिए, तब जाके ये त्रिभुज बनेगा, ठीक है। इसलिए कथन ये सही है। तो क्वेश्चन क्रमांक जो है इसका जो कथन सही रहने वाला ये रहा है, ठीक है। तो इसके बाद जो ऑप्शन क्रमांक 4 में दिया था कि 2 अधिक कोणों का योग जो होता है सदैव एक प्रतिवर्ती कोण होता है, एक से भी गलत हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह रहेगा ऑप्शन क्रमांक 3 सौरेखीय बिंदु एक त्रिभुज नहीं बना सकते। इसके बाद जो रहेगा क्वेश्चन क्रमांक 40 रहेगा। तो क्वेश्चन क्रमांक 40 जो है एक रेलगाड़ी का क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है। अगर आप फार्मूलाइज करके इसको निकालोगे तो ये निकल जाता है, इजी है। जैसे कि हम अगले वीडियो में इसको सॉल्व कर लेंगे, जितना भी गणित का चैप्टर है आपका, इसको अगले वीडियो में हम अच्छी तरह से फार्मूले के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो अभी खाली क्वेश्चन और आंसर देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी ने 8:50 AM पर चलना प्रारंभ किया। उसने 420 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर पर हार्स तथा 120 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर पर हार्स की चाल से तय की। रास्ते में वह रेलगाड़ी 3 स्टेशनों पर क्रमशः 5 मिनट, 8 मिनट एवं 12 मिनट के लिए रुकी। वह रेलगाड़ी कितने समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन क्रमांक हो जाएगा इसका 2। तो ऑप्शन क्रमांक 2 मतलब 4:45 PM को पहुंचेगी। तो ये कैसे पहुंचेगी इसके लिए अपन अगले वीडियो में इसको सभी जो क्वेश्चन रहेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे मैथ के। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 41 रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन क्रमांक 1 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया है 2 लीटर कम है 2 से 5 मिलीमीटर से, ठीक है। 2 लीटर कम है 2 से 5 मिलीलीटर से। ऑप्शन क्रमांक 2 में दिया गया 1.69 मिलीमीटर 1.69 मीटर बराबर है 1690 सेंटीमीटर के। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया 6.25 लीटर अधिक है 6 लीटर 2 ml से। और ऑप्शन क्रमांक 4 में दिया गया 9 kg 75 ग्राम बराबर है 975 ग्राम से। तो इसमें निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है वो आपको चुनना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक 2 हो जाएगा। ऑप्शन क्रमांक 2 मतलब ये 1.69 मीटर बराबर है 1960 सेंटीमीटर से, ऑप्शन बराबर है। बाकी की पहला जो ऑप्शन दिया गया है कि 2 लीटर कम है 2.5 मिलीलीटर से, और 3 ऑप्शन का मतलब पहले नंबर का कथन, तीसरा और चौथे नंबर का जो भी कथन दिया है इस गलत है। जो सही कथन है वो ऑप्शन क्रमांक 2 मतलब कथन क्रमांक 2 सही है, ठीक है। इसके बाद जो दिया गया है कि 42 क्वेश्चन है, 42 नंबर का क्वेश्चन है। मानचित्र पर 2 शहरों के बीच की दूरी 19.2 सेंटीमीटर है। यदि मानचित्र पर 0.5 सेंटीमीटर भूमि 3 किलोमीटर के बराबर है तो दोनों शहरों के बीच की दूरी मीटर में कितनी होगी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर 4 निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर निकलेगा 11,000 तो मानचित्र पर 2 शहरों के बीच की दूरी 19.2 सेंटीमीटर। यदि मानचित्र पर 0.5 सेंटीमीटर भूमि 3 किलोमीटर के बराबर है तो दोनों शहरों के बीच की दूरी मीटर में निकलेगी, वो कितनी निकलेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन क्रमांक 4 है, मतलब 1,15,200, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया है कि निम्नलिखित पैटर्न में आगे क्या आएगा। तो एक जो पैटर्न दिया गया है 1Z1 2Y4 3 × 9 4W
एंड 16। तो इसमें आगे क्या आएगा ये पूछा गया है। तो इसका जो क्वेश्चन आंसर निकलेगा ऑप्शन क्रमांक 2 निकलेगा, मतलब 5v25। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा मैं आपको अगले वीडियो में सॉल्व करके बता दूंगा। 5v25। ठीक है, वैसे इजी है, मैं अभी भी आपको बता सकता हूँ कि थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं बता देता हूँ कि देखिए पहले जो दिया है गया कि 1z1 दिया गया है, इसके बाद 2y4 दिया गया है, इसके बाद 3x9 दिया गया है, इसके बाद 4w16 दिया गया है। फिर z से शुरू हुई है सीरीज x y एंड z। ठीक है, w x y z। तो x से पहले जो अपने को अक्षर आता है वो कौन सा आएगा, v आएगा। v आएगा बराबर है, मतलब आपको v मिल गया है। यहाँ पे देखिए बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे जो w आता है w, फिर आता है x, फिर आता है y, फिर आता है z। ठीक है, तो इसके पहले का जो लेटर निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो वो निकलेगा v। तो अपने को यहाँ पे v मिल गया है। इसके बाद v मिलने के बाद आपको आगे की सीरीज चुननी है। तो z को 1 से गुना किया है, फिर 2 से 4, 1 के बाद जो आता है 2 से 4, फिर 3 3 9, फिर है 4 4 16, मतलब वर्ग निकाला गया है, इसका स्क्वायर निकाला गया है। तो 4 के बाद जो आएगा वो 5 का स्क्वायर निकलेगा, मतलब 5 5 25। तो देखिए 5 × 25, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 5v25। ठीक है, देखिए स्क्वायर निकाला गया है। z को 1 के स्क्वायर से उल्टा दिखे तो 4 का स्क्वायर, पहले 3 का स्क्वायर, उसके बाद 2 का स्क्वायर, फिर इसके बाद 1 का स्क्वायर। तो ये 4 के पहले बाद में जो स्क्वायर आता है 5 का स्क्वायर आता है, इसलिए 5 5 25। और इसमें जो लेटर आएगा वो भी आएगा, इसलिए इसका सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन ID 44 है, और क्वेश्चन ID 44 मतलब क्वेश्चन क्रमांक 44 है। तो इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि आदित्य स्पेंड हिज टाइम ड्यूरिंग अ डे यस शो बिलो। तो स्लीप 7 आवर्स है, स्कूल 6 आवर्स, प्ले 2 आवर्स, वाचिंग टीवी 2 आवर्स एंड अदर 7 आवर्स। तो इफ दिस डाटा इज शो इन अ पिच चार्ट, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द सेंट्रल एंगल्स रिलेटेड टू स्लीप एंड प्ले। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकलेगा वो ऑप्शन क्रमांक 2 निकलेगा, और रहेगा 75। ठीक है, ऑप्शन क्रमांक 2। इसका आंसर कैसे निकला हो हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इसका बाद जो है कि सिटी दिए है, उनका टेम्परेचर दिया गया है, और इसमें आपको पूछा गया है कि विच सिटी शो द लिस्ट राइज इन टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है चेन्नई, 2 में दिया है दिल्ली, 3 में दिया है मुंबई, और 4 में दिया है श्रीनगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 4 दिया है, मतलब श्रीनगर दिया है। ठीक है, The temperature of 5 cities on a day at 2 AM to 2 PM are given below. Which city show the least rise in temperature? तो इसका जो करेक्ट आंसर निकलता है वो निकलता है ऑप्शन क्रमांक 4, मतलब श्रीनगर। तो श्रीनगर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये देखिए 2.3 एंड 12। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, गणितीय संप्रेषण को कक्षा में डैश के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया समस्या हल करने से पहले गणित की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ को पढ़ते। ऑप्शन क्रमांक 2 में दिया बच्चों को महत्वपूर्ण अवधारणाओं की परिभाषा सिखाने। ऑप्शन क्रमांक 3 में दिया गया बच्चों को उनके गणितीय विचारों को अभिव्यक्त करने के अवसर पर प्रदान कर रहे। और ऑप्शन क्रमांक 4 में दिया गया है अभिन्न गणितज्ञों के जीवन इतिहास के अवधिगत। तो इसका गणितीय संप्रेषण को कक्षा में के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक 3 हो जाएगा, बच्चों को उनके गणितीय विचारों के अभिव्यक्त करने के अवसर प्रदान करें। इसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 47 रहेगा कि यदि P तो Q के लिए सटीक उपयुक्त गणितीय चिन्ह की पहचान कीजिए। यदि P तो Q के लिए सटीक उपयुक्त गणितीय चिन्ह की पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ठीक है, ऑप्शन क्रमांक 4 जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और कैसे रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। यदि P तो Q के लिए सटीक उपयुक्त गणितीय चिन्ह का पहचान कीजिए। तो इसमें P तो Q का मतलब जो होता है कि P ही Q है। ठीक है, यदि P ही Q है तो P ही Q है, मतलब
क्यू पी है और पी क्यू है, तो दोनों का जो चिन्ह रहेगा वो कैसे रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। मतलब इसके लिए पी को क्यू दिखाना है और क्यू को पी दिखाना है, पी ही क्यू है और क्यू ही पी है। तो इसके लिए जो चिन्ह रहेगा ये सही चिन्ह रहेगा, क्योंकि क्यू पी है और पी ही क्यू है, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा वो 48 रहेगा। क्वेश्चन क्रमांक 48 में दिया गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कौशल्य दृश्य अधिगत में अवशिष्ट नहीं है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पूर्व रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कौशल्य दृश्य अधिगत में अवशिष्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया आंकड़ों का प्रहसन, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है निरूपणा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है दृश्यीकरण और ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है निगमनात्मक विवेचन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर का जो आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, निगमनात्मक विवेचन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है, और क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया कि इट इज फाउंड दैट मेनी चिल्ड्रन लिविंग इन ट्रेडिशनल occupational setting like marketplace, trading zones etc are able to do mental कैलकुलेशंस वेरी इजीली दे स्किल। ऑप्शन नंबर जो दिए गए इसमें से जो करेक्ट आंसर है मैं देख लेते हैं, वो है ऑप्शन क्रमांक 2। ऑप्शन क्रमांक 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैन बी डिस्कस इन क्लास बाय टीचर्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग वेरियस स्ट्रैटेजीज अडोप्टेड बाय द डिफरेंट कल्चर इन द सॉल्विंग प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 50 रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार डैश को प्राथमिक स्तर पर गणित में सबसे कम महत्व देना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है तार्किक विवेचन, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है सटीकता, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है समस्या समाधान और ऑप्शन नंबर 4 में दिया है दृश्यीकरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक 2 हो जाएगा, ऑप्शन क्रमांक 2 मतलब सटीकता, ठीक है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार सटीकता को जो है प्राथमिक स्तर पर गणित में सबसे कम महत्व देना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन क्रमांक 2 सटीकता हो जाता है और आईएमपी क्वेश्चन ये हो जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन अपने यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, और अगले वीडियो में कवर करने से पहले जो कि गणित के आपके क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जो जितने भी आपके मैथ के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो है सॉल्व करने के बाद अगले वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल अगर हेलो टीचर का सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। Yeah.